ओम सद्गुरुवे नमः। मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप में आपका स्वागत है। वही पुरानी आदत, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। आल्सो बेल आइकन प्रेस करने के लिए मोटिवेट करना है अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, और उनसे कहना है कि इन लेक्चर्स को जो नीडी पर्संस हैं उन तक शेयर करें, पहुंचाएं। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए वर्क और एनर्जी का ये लास्ट लेक्चर है आज जो है। और अब आपका हाफ ईयरली का जो सिलेबस जो हमने बात किया था, फर्स्ट टू 5 चैप्टर, ये पूरा पूरा लगभग कवर हो जा रहा है। और कल जो है कुछ न्यूमेरिकल्स जहां जहां ये लगेगा कि हाँ थोड़ा टफ होगा, थोड़ा प्रयास कर लेंगे एक्सरसाइज के भी। तो जैसा कि हमने वादा किया था कि बहुत सारी चीजें देने के लिए, लेकिन समय कम पड़ गया। इच्छा बहुत थी, मैंने मेहनत भी बहुत की है, लेकिन क्या करें, समय कम पड़ गया। चलें, छोड़ते हैं, जो गया गया। हम ईमानदारी से प्रयास करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये 5th लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन का रिजल्ट फाइंड आउट किए थे, उसी के आगे बढ़ेंगे और फिर उसी से कनेक्ट करके फिर चले जाएंगे आगे साइड ऑन कोलिजन में, फिर वहां परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में चले जाएंगे। फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स रह गए हैं एग्जांपल्स के, कम से कम वो सॉल्व कर लेंगे। तो चलें आगे बढ़ते हैं। आप देख ही रहे हैं, ये जब हम लोग पेज आगे बढ़ते हैं तो ये आपको पूरी जर्नी दिख जाती है। ये इसी चैप्टर की जर्नी है, वर्क और एनर्जी चैप्टर की। ये थैंक्स था आपका। थैंक्स के पहले इक्वेशन है आपका, थोड़ा जूम करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे, जरा देखें। V1 है, V1 इज इक्वल टू, तो V1 है तो U1 के साथ बड़ा वाला टर्म है, U2 के साथ छोटा वाला टर्म है। नीचे M1 प्लस M2 है दोनों में, और U1 के साथ M1 माइनस M2 है, और U2 के साथ ट्वाइस ऑफ M2 है। अब यहां जरा देखें, यहां V2 है तो U2 के साथ बड़ा वाला टर्म है, और U2 है तो M2 माइनस M1 है। वहां U1 था तो M1 माइनस M2 था, अपान में M1 प्लस M2 दोनों में था, और यहाँ ट्वाइस ऑफ M1 U1 है। देखें, ऐसा है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, वहां लिखते हैं, फिर बात करते हैं। तो पेन की साइज थोड़ा बड़ी कर लें। ठीक, देखें बेटा, यहां पर हमारा M1 U1 वेलोसिटी से, और M2 U2 वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़ रहा था, और M1 ग्रेटर ग्रेटर देन M2 था। ये केवल इसलिए किया गया है जब कोलिजन हो, कोलिजन के बाद भी ये इसी डायरेक्शन में मूव करता रहे, ये भी इसी डायरेक्शन मूव करता रहे, इसलिए कंडीशन रखी गई है। ठीक है, जैसे मान लो आगे एक नॉर्मल प्लास्टिक की बॉल जा रही है और पीछे लेदर की बॉल जाके उसे टकरा जाती है, तो प्लास्टिक की बॉल भी उधर ही चलेगी, लेदर की बॉल भी उधर ही चलेगी। तो ऐसा इसलिए लिया जा रहा है M1 ग्रेटर ग्रेटर M2। ये मामला था आपका बिफोर कोलिजन का। बिफोर कोलिजन का, कोलिजन तभी होगा जब, हाँ बहुत सही, U1 इज ग्रेटर, या ग्रेटर ग्रेटर नहीं भी होगा, केवल ग्रेटर होगा तब भी चलेगा। पीछे से आने वाली गाड़ी तेज चलेगी, आगे वाली स्लो, तभी टक्कर होगी। और जब टक्कर होगी तो थोड़ी देर के लिए ये दोनों आदान प्रदान कर रहे होंगे, लेना देना कर रहे होंगे, थोड़ी देर के लिए रेस्ट होंगे, इसीलिए इस समय काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। ये मामला है ड्यूरिंग कोलिजन का। और फिर कोलिजन के बाद दोनों फिर बिछड़ते हैं, फिर M1 आपका इधर जा रहा है V1 वेलोसिटी से, M1, और M2 आपका जा रहा है V2 वेलोसिटी से। किस वेलोसिटी से? V2 वेलोसिटी से। और थोड़ा इसे छोटा कर देते हैं। ये जो है, ये जो मामला है आपका, ये आफ्टर कोलिजन है। क्या है? आफ्टर कोलिजन है। देखिए फार्मूला हम लोग डेराइव कर चुके हैं।
v1 इज इक्वल टू आया है m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2, याद करने का तरीका बता दे रहे हैं अभी, इंटू u1 और प्लस ट्वाइस ऑफ m2 u2 अपान m1 प्लस m2। मेरे प्यारे, ये एक फार्मूला हो गया आपका जो हम लोग पीछे डिराइव करके आए हैं, ये फार्मूला। और दूसरा फार्मूला है आपका v2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m1 u1 अपान m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 अपान m1 प्लस m2 इंटू u2। ठीक है, ये भी एक फार्मूला हो गया। देखिए भाई, उबेंगे नहीं, ठीक है, वैसे आज तो नहीं उबेंगे क्योंकि इस समय आपके ऊपर प्रेशर है हाफ ईयरली एग्जाम का, तो आप नहीं उबेंगे। आज चाहे जो पढ़ाया जाए, जैसे पढ़ाया जाए, आप मन से बैठोगे। मेरे प्यारे, जैसे वहां हम बात कर रहे थे, जब वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन की बात कर रहे थे, तो हमने कहा था वेलोसिटी बढ़ती है तो स्ट्रिंग में टेंशन बढ़ती है, या समझ लो टेंशन बढ़ी है तो वेलोसिटी बढ़ी है। तो मेरे प्यारे जो है, आपके लाइफ में इसमें टेंशन बढ़ी है तो आपकी वेलोसिटी बढ़ी है, ठीक है, जल्दी तैयार हो रहा है, ज्यादा तैयार हो रहा है, तो अभी आप नहीं उबेंगे। तो मेरे प्यारे, जरा इसको याद कैसे करेंगे, v1 है तो u1 के साथ बड़ा टर्म है, और v2 है तो v2 के साथ बड़ा टर्म, v2 है तो u2 के साथ बड़ा टर्म है, v1 है तो u1 के साथ। एक बात, जब v2 है तो ट्वाइस वाला टर्म u1 के साथ है, ट्वाइस m1 u1, और जब v1 है तो ट्वाइस वाला टर्म u2 के साथ है, ट्वाइस m2 u2, और इन दोनों में नीचे सब में m1 प्लस m2 है। u1 के बगल लिखना है तो m1 माइनस m2, u2 के बगल लिखना है तो m2 माइनस m1। ऐसा कुछ सीक्वेंस सेट कर लेंगे जिससे ये बड़ा फार्मूला याद रहता है। अब आपकी एनसीईआरटी क्या करती है, कुछ नहीं, एनसीईआरटी में बस ये याद रखना कि इसको ये क्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यू, m1 को, और इसको ये टारगेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टारगेट। और इनका टारगेट हमेशा रेस्ट में रहता है, क्या रहता है, रेस्ट में रहता है। और ये भाई साहब जो आप u1 कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, u1 जिसे आप कह रहे हैं, उसे ये v1i कहते हैं। आई इनिशियल के लिए यूज करते हैं हम लोग, u1 इनिशियल के लिए यूज कर रहे हैं, फर्स्ट का इनिशियल स्पीड, ये फर्स्ट का इनिशियल स्पीड, इनिशियल के लिए आई लिख दे रहे हैं। जहां हम u2 लिखते हैं वहां ये लिखते हैं आपका क्या, हाँ, v2i। जहां हम v1 लिखे हैं वहां ये लिखेंगे भाई साहब v1f, और जहां हम v2 लिखे हैं ये लिखेंगे v2f। ठीक है, और ये ध्यान रखना, इनके में ये वाला q है और ये वाला क्या है, टारगेट है, और टारगेट इनका रेस्ट में है, इसका मतलब ये बराबर 0 है। ठीक है, अब एनसीईआरटी वाला फार्मूला ला देते हैं हम, थोड़ा इसको ऊपर भेज देते हैं, एनसीईआरटी वाला फार्मूला लिख दे रहे हैं जो एनसीईआरटी में आया है, तो मेरे प्यारे बस लिख ही देते हैं। तो जो v1 है ये फर्स्ट की फाइनल वेलोसिटी है, ये फर्स्ट की फाइनल का सिंबल लिख देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 इंटू u1। अच्छा, u1 नहीं लिखेंगे, बहुत सही, ये लिखेंगे v1i u1 की जगह पर। ये इनका पहला रिजल्ट हो गया। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो आपका v1 था, v1 मतलब पहले ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी, तो इसको v1 ना लिख के v1f लिखते हैं, तो मतलब पहले ऑब्जेक्ट की फाइनल के लिए f यूज कर रहे हैं। m1 माइनस m2 अपन m1 प्लस m2 लिखा ही है,
जहां हम u1 लिख रहे हैं, u1 दैट मीन्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी। तो मेरे प्यारे जो है ये क्या कर रहे हैं, ये जो है u1 को लिख दे रहे हैं v1i, मतलब फर्स्ट की इनिशियल वेलोसिटी। u1 भी फर्स्ट की इनिशियल वेलोसिटी थी। और u2 यहाँ पे इनके वाले में है 0, u2 0 है, ये वैल्यू यहाँ 0 लिख देंगे, टर्म ही गायब हो जाएगा। अब v2 को ये लिखेंगे v2f, क्या लिखेंगे v2f। अब यहाँ u2 वाला टर्म फिर गायब हो जाएगा क्योंकि u2 0 है, तो यही बचेगा। ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ m1, u1 के लिए लिखते हैं ये v1i अपान m1 प्लस m2। विश्वास करिएगा यही फार्मूला आपका एनसीईआरटी वालों का है, ठीक है। तो इससे हम ये फार्मूला नहीं ला सकते हैं, लेकिन इससे हम ये ला ले रहे हैं। तो बेस्ट कौन है, वही जो सबको ला सके, सबको साथ लेके चल सके, ये बेस्ट है मेरे प्यारे। अब कुछ कंडीशंस की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, कुछ कंडीशंस की। इनको थोड़ा छोटा कर देते हैं जिससे आपके सामने सब आ जाए और आपको दिखता भी रहे। आप चले थोड़ा किनारे भाई साहब। कंडीशन बात करते हैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m हो। मान लो ऐसा है तो v1 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये अपना पुराना वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं। ये v1 में दोनों बराबर है तो m माइनस m अपान m प्लस m इंटू u1 प्लस 2m u2 अपान m प्लस m। तो v1 इज इक्वल टू मेरे प्यारे आ जाएगा m माइनस m, तो 0 हो जाएगा, पूरा टर्म ही चला जाएगा, 0 हो जाएगा। m 2m होगा, 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा u2। क्या आ जाएगा u2। अब हम v2 देखें, अभी क्या देखें v2। तो v2 में अब वैल्यू रख दो, तो m1 m2 बराबर m मान रखे हैं आप, तो यहां भी m, यहां भी m, यहां भी m रख दे। 2 m u1 अपान m प्लस m, और यहां हो जाएगा आपका m माइनस m अपान m प्लस m, m माइनस m अपान m प्लस m इंटू u2। ये टर्म गायब हो जाएगा, m 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा, तो v2 बराबर आ जाएगा u1। क्या आ जाएगा u1, ठीक है। अब जरा आप ध्यान दें, एक्चुअली हुआ क्या है यहाँ पे, जो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी सेकंड की थी वो फर्स्ट की फाइनल हो गई, और जो फर्स्ट की इनिशियल थी वो सेकंड की फाइनल हो गई। इसका मतलब वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई है। वेलोसिटी क्या हो गई है, इंटरचेंज हो गई है, ठीक है। अब ऐसा आपने देखा होगा, जैसे कभी गोली वोली खेले होगे, पेबल्स, कंचा, उसको जब खेलो आप और आइडेंटिकल गोलियां हो और गोली जो रेस्ट में है उस पर आप हेड ऑन कोलिजन करें, तो हेड ऑन कोलिजन जब होता है तो जिस गोलियां से आप हिट करते हैं वो गोली दूसरी वाली गोली की जगह बैठ जाती है और दूसरी निकल देती है। इसका मतलब पहली वाली जो मोशन में थी रेस्ट में हो गई, जो रेस्ट में थी मोशन में हो गई। इसका मतलब वेलोसिटी इंटरचेंज हो गया। ऐसा यहाँ पे, और जो लोग गोली वोली नहीं खेले होंगे, कैरम बोर्ड खेले होंगे, कैरम बोर्ड में एक स्ट्राइकर, आप एक गोटी उठाओ, मतलब रानी उन्हीं को उठा लो, और उसी से आइडेंटिकल एक दूसरा भी उठा लो, और उसी से आप हेड ऑन हिट करो, और हेड ऑन हिट करोगे, जो मूव करके जाएगा वो उसी जगह पे रुक जाता है, और जो वहां रुका था वो चल देता है। इसका मतलब वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई है। वेलोसिटी क्या हो गई है, इंटरचेंज हो गई है। प्यारे ये समझ गए होंगे आप समझदार तो सदियों से थे। अब हम यही बात कर लेते हैं केस सेकंड की। किसकी बात कर लेते हैं, केस सेकंड की। कलर बदल दे रहे हैं, कलर बदल के येलो कर दे रहे हैं। अब केस सेकंड में हम कह रहे हैं, केस सेकंड में आपका m1 इज ग्रेटर, या छोड़ो, m2 इज ग्रेटर 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 देन m1 है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो आप, m2 ग्रेटर 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 देन m1 है केस सेकंड में। क्या है,
m2 ग्रेटर 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 देन m1। ठीक है प्यारे। अब एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, m1 इतना छोटा है m2 कंपैरिजन में, उसे निगलेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो जरा देखो अब v1 बराबर क्या आ जाएगा, अब v1 बराबर क्या आ जाएगा, किसको निगलेक्ट करना है, m1 को, तो m1 यहां हटा दो तो बचेगा माइनस m2, यहां से भी m1 हट जाएगा, बचेगा m2 और u1, m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया आपका v1 इज इक्वल टू माइनस u, v1 इज इक्वल टू माइनस u। ठीक है, अभी इसको बता दे रहे हैं कैसे आ रहा है। अब v2 इज इक्वल टू, m1 बहुत छोटा है तो m1 हटा देंगे, m1 लगभग 0 हो जाएगा, तो टर्म ही गायब हो जाएगा। और यहाँ m1 को जब 0 लिख देंगे, यहाँ m2 u2 बचेगा, क्या बचेगा, m2 u2, और यहां भी जब m1 गायब हो जाएगा तो केवल m2 बचेगा, m2 से m2 हो जाएगा कैंसिल, तो v2 बराबर आ जाएगा u2। ठीक है, अब जरा समझो, अभी हमने m1 मान रखा था किसको, थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं, m1 मान रखा था जो मोशन में था, m2 जो रेस्ट में था, मतलब m1 आपका q था और m2 आपका टारगेट था, और m2 बहुत बड़ा है तो m2 मान लो किसी आयरन स्फीयर मान लो रखा है, क्या रखा है, आयरन स्फीयर रखा है। ठीक है, तो वो क्या जाएगा, यहां पर आपका आयरन स्फीयर रखा है, कौन, m2, तभी तो बहुत बड़ा होगा, और m1 मान लो प्लास्टिक की बाल है। अब प्लास्टिक की बाल जाके आयरन स्फीयर पे जब टकराएगी, हाँ हाँ लौट लेगी, तो देखो v1 बराबर हो गया माइनस u1, मतलब v1 की जो वेलोसिटी स्पीड थी, स्पीड वही रहेगी, डायरेक्शन इन्वर्ट हो जाएगी, माइनस का मतलब यह है, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ v2 बराबर u2 है, इसका मतलब दूसरा वाला ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो जिस वेलोसिटी चल रहा है उसी वेलोसिटी चलता रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, चल रहा है तो चलता रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। अब आयरन की बॉल आगे चल रही है, उससे प्लास्टिक की बॉल टकरा रही है, तो आयरन की बॉल वैसे ही चलती जाएगी, हाथी जाता रहता है और टॉमी भूखता रहता है। ठीक है, तो वो उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा, लेकिन जो टकराएगा वो अपनी ही स्पीड से बैक हो जाएगा। ठीक है, ऐसा यहाँ रिजल्ट आ रहा है। तो एक बार फिर से कंक्लूड कर देते हैं, आपका हमारे ख्याल से पूरा दिख रहा है यहाँ पे, और इसको हाइड कर देते हैं, अब दिखने लगा आपको। ठीक प्यारे, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, आप जूम करेंगे, हाँ वापस आते हैं। ये हम लोग डेरिवेशन कल किए थे, ये दोनों एनसीईआरटी में दूसरा ऑब्जेक्ट उसको टारगेट कहते हैं, वो हमेशा रेस्ट में रहता है, और पहले वाले को क्यू कहते हैं, वो मोशन में रहता है। इसका मतलब u1 रहेगा लेकिन u2 जीरो हो जाएगा, तो यहाँ u2 की जगह पे जीरो रख दिया तो ये वाला टर्म में गायब हो गया, तो एक एक टर्म बचा, एक एक टर्म देखो बचा है यहाँ पे, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म गायब हो गया, कौन कौन सा, ये वाला गायब हो गया और ये वाला गायब हो गया एनसीईआरटी में, ये देख रहे हैं। अब आप कह रहे हो सर यहाँ v1 लिखा है, आप v1 भी आप लिख दिए हैं, असल में हम लोग छोटे से ही प्रैक्टिस है कि u इनिशियल है और v फाइनल है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है कि u1 की जगह पे v1 आई कर दिए हैं, मतलब कि हम बोले थे फर्स्ट की इनिशियल वेलोसिटी u1, तो फर्स्ट की इनिशियल के लिए आई लगा दिए हैं, और सेकंड की इनिशियल के लिए आई लगा दिए हैं, और फर्स्ट के फाइनल के लिए f लगा दिए, सेकंड के फाइनल के लिए f लगा दिए हैं। ठीक है, और u1 u2 v1 v2 को इन सिंबल से आप क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो आपको ये एनसीईआरटी वाला फार्मूला आ जा रहा है। फिर हमने क्या किया, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स लिया, तो हमने देखा आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में क्या हो रहा है, जो 2 की इनिशियल थी वो 1 की फाइनल हो गई, और जो 1 की इनिशियल थी वो 2 की फाइनल हो गई। इसका मतलब 1 की वेलोसिटी 2 को मिल गई, 2 की वेलोसिटी 1 को मिल गई, इसका मतलब वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई है। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट जब हेड ऑन कोलिजन करेंगे
तो वेलोसिटी इंटरचेंज कर लेंगे। इसका एग्जांपल हमने देखा पंचा खेलते समय, गोली खेलते समय या कैरम खेलते समय हमने दिया आपको। फिर दूसरा, यदि टारगेट का मास, टारगेट मतलब m2 का मास बहुत ज्यादा है, मान लो आयरन की बॉल है, और जो Q है उसका मास बहुत कम है, ठीक है, हम m1 को m2 के कंपैरिजन नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो जहां जहां m1 था वहां हम 0 रख दिए, तो हमारा v1 बराबर आया -u1। इसका मतलब कि 1 की फाइनल वेलोसिटी 1 की इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, ठीक है। और v2 इज इक्वल टू u2 आया। इसका मतलब जो हैवी मास है वो जिस वेलोसिटी से चल रहा था उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये एनसीईआरटी का मामला हुआ। और इतने को हम क्या करते हैं, यदि हो सके तो सेलेक्ट, और इस फार्मूले को क्या करते हैं हम, इतने फार्मूले को यदि ये भी आ रहे हैं तो इनको भी ले लेते हैं। इतने फार्मूले को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी हुए कि नहीं भाई साहब, फिर से देखें। There are too many objects, जाने दें। ऐसा है, अगले ही पेज पे हम क्या करते हैं, बात कर लेते हैं जो यहाँ बात करनी है, फिर आगे बढ़ते हैं, इस फार्मूले का यूज देखते हैं। तो भाई साहब आप जाइए। हाँ, ये क्या था अभी आपका, इसी क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, पीछे वाले पेज पे ले ले रहे हैं। ठीक, ये क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का, किसका, एनसीईआरटी का, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। चलिए रीड करते हैं पहले। स्लोइंग डाउन ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर, ए न्यूट्रॉन ऑफ हाई स्पीड टिपिकली 10 to power 7 meter per second must be slowed to 10 to power 3 meter per second so that it can have a high probability of interacting with isotope 92 uranium 235 and causing it to fission so that a neutron can lose most of its kinetic energy in an elastic collision with a light nuclei like deuterium, carbon, which has a mass of only a few times the neutron's mass. The material making up the light nuclei, usually heavy water D2O or graphite, is called a moderator. देखें, यहाँ एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, उसमें बड़ी कहानी होती है, तो ऐसी ही कुछ कहानी है यहाँ पे, ठीक है, जो हम देख रहे हैं। तो प्यारे, इस सिचुएशन को थोड़ा आपके सामने डिस्क्राइब कर देते हैं। कि आप चलिए किनारे। तो अभी हम यहाँ देखिए, जो आपका सैंपल होता है यूरेनियम का, उसमें यूरेनियम 235 और यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 ये लगभग 1:145 में होते हैं। कितने रेशियो में होते हैं, 1:145 में। इसकी खास बात यह है कि एनी हाउ वे न्यूट्रॉन इसको हिट कर दे तो ये मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, ये फिजन हो ही जाएगा यहाँ। लेकिन ये भाई साहब, यदि न्यूट्रॉन इनको हिट किया और उसकी सफिशियंट स्पीड नहीं है, ये उसको एब्जॉर्ब करके बैठ जाएंगे, ये एब्जॉर्ब करके बैठ जाएंगे। एक्चुअली यदि हमको किसी प्रोसेस को गोइंग ऑन मतलब कंटिन्यू करना है, हमको चेन रिएक्शन चाहिए। ऐसी रिएक्शन चाहिए
चेन रिएक्शन चाहिए, मतलब रिएक्शन वो कंटिन्यू रहे। तो एक्चुअली होता क्या है, जैसे एक न्यूट्रॉन आके टकराया किसी यूरेनियम से तो 3 न्यूट्रॉन्स निकाल देता है और बेरियम क्रिप्टॉन में टूट जाता है। फिर वो अगले 3 यूरेनियम को तोड़ता है और वहां से फिर 3 निकाल देता है, 3 3। अब अगले 9 यूरेनियम को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं बेरियम क्रिप्टॉन में, और फिर क्या आता है, फिर आपका 27 न्यूट्रॉन्स निकल जाते हैं। और ये कार्यक्रम लगातार चलता रहता है, इसी को हम चेन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेन रिएक्शन बोलते हैं। मेरे प्यारे ध्यान दें, न्यूट्रॉन आके यूरेनियम से टकराया, बेरियम क्रिप्टॉन टूटा, 3 न्यूट्रॉन निकले, और 3 न्यूट्रॉन्स फिर क्या कर रहे हैं, अगले 3 यूरेनियम को तोड़ रहे हैं और फिर उनसे भी बेरियम क्रिप्टॉन बेरियम क्रिप्टॉन बेरियम क्रिप्टॉन में इनका न्यूक्लियर फिजन हो जा रहा है। और फिर ये जो न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं, अब 9 निकल रहे हैं, अगले 9 को ब्रेक करेंगे, फिर 27, फिर 27 को ब्रेक करेंगे, फिर 81। ऐसे ये चेन रिएक्शन कंटिन्यू रहे। चेन रिएक्शन कंट्रोल्ड हो, ठीक है, तब तो क्रिएशन होगा, अनकंट्रोल्ड है तो डिस्ट्रक्शन होगा। तो मेरे प्यारे, जो चीज कंट्रोल्ड होती है वो क्रिएशन ही करती है, अनकंट्रोल्ड डिस्ट्रक्शन ही करती है। आप अभी कंट्रोल्ड ना हो आपके पेरेंट्स से, टीचर से, तो आप डिस्ट्रक्शन ही करेंगे समाज में। कंट्रोल्ड है क्रिएशन करेंगे, अब पता नहीं क्या क्रिएशन कर ले जाए, मतलब कोई उसका लिमिट नहीं है, ठीक है। अब जैसे आपके घर में गैस सिलेंडर है, उसमें रेगुलेटर लगा है, रेगुलेटर क्या कर रहा है, उससे निकलने वाली गैस को कंट्रोल कर रहा है। तो आप महीने भर खाना पका रहे हैं, महीने भर खाना पका रहे हैं, तो इसलिए महीने भर खाना पका रहे हैं कि मतलब लालू यादव की फैमिली नहीं है कि जिसमें मतलब 20-25 मेंबर है, पता चले 4 दिन में गैस खत्म हो जाएगी। ये नॉर्मल फैमिली की बात कर रहे हैं, तो महीनों खाना पक जाता है। लेकिन बेटा जरा ध्यान दो, वही सिलेंडर जिससे महीने भर खाना पक जा रहा है, उसी सिलेंडर का रेगुलेटर हटा दो, एक कुकर में, प्रेशर कुकर में थोड़ा पानी डालो, दाल डालो, हल्दी डालो, नमक डालो, प्रेशर कुकर को बंद करके रख दो। एक बड़ा सा बंबू लो और उसमें एक तरफ आग लगा दो और सिलेंडर को डायरेक्ट टच करा दो आग से। बड़ा सा बंबू, क्यों भागना है, क्या करना है, भागना है। अब देखो क्या होगा, अनकंट्रोल्ड मामला होगा, ब्लास्ट, क्योंकि रेगुलेटर हटा दिए हो, ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट होगा तो हो सकता है आपका किचन उचन सब उड़ जाए, ठीक है, कुकर के भी टुकड़े हो जाए, लेकिन लौट के जब आएंगे ना दाल खड़ी मिलेगी। तो अनकंट्रोल चीजें केवल डिस्ट्रक्शन करती हैं, कंट्रोल क्रिएशन करती हैं। तो यहाँ यदि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड होगा तो एटम बम बनेगा, कंट्रोल्ड होगा तो न्यूक्लियर रिएक्टर बनेगा, जिससे कई घरों में उजाला फैलेगा और रोशनी फैलेगी। तो बेटा कंट्रोल्ड होंगे आप भी तो कई घरों में रोशनी फैलेगी, अनकंट्रोल्ड होंगे पता नहीं कितने घरों में आप अंधेरा फैला देंगे। पहले तो अपने घर में फैलाएंगे मेरे प्यारे, ध्यान देंगे, कंट्रोल रहना जरूरी है, क्योंकि कंट्रोल चीजें क्रिएशन करती है, अनकंट्रोल चीजें डिस्ट्रक्शन करती है मेरे प्यारे, ठीक है। तो यहां पर मामला यह है कि यदि ये न्यूट्रॉन को खा के बैठ जाएगा तो फिर आगे न्यूट्रॉन रिएक्शन कंटिन्यू नहीं कर पाएगा और चेन रिएक्शन मिलेगा नहीं। पहले तो चेन रिएक्शन मिलना चाहिए, कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड तो बात की बात है। तो हमको क्या करना है, अब यहां मामला ये है जैसे ये 1 है तो 145 है, जैसे कहीं पर 146 बच्चे हों किसी कमरे में, उसमें से 145 यूरेनियम 238 है और 1 235 है। तो कोई दौड़ता हुआ आए और किससे टकराने की, किससे भिड़ने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, किससे भिड़ने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, यूरेनियम 238 से। ये क्या करेगा, न्यूट्रॉन सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगा, एब्जॉर्ब करके बैठ जाएगा और फिर न्यूट्रॉन आगे स्प्लिट ही नहीं कर पाएगा, नए न्यूट्रॉन नहीं जनरेट होंगे, चेन रिएक्शन मिलेगी नहीं। अब इसके दो तरीके हैं, एक तरीका तो यह है कि आप यूरेनियम 235 को यूरेनियम 238 से अलग कर दें, लेकिन बेटा ये आइसोटोप्स है, केमिकल प्रॉपर्टी इनकी सेम होगी, केमिकल मेथड से हम अलग नहीं कर सकते हैं। अब फिजिकल में मास में बहुत कम वेरिएशन है, फिजिकल मेथड से भी बहुत एक्सपेंसिव मेथड होगा, ठीक है। लेकिन हम ऐसे काम में ये मेथड लगा सकते हैं, खर्च कर सकते हैं जो एक बार बना दे हमेशा काम दे, एटम बम, ठीक है। सब एटम बम बना के बैठे, चलाता कोई नहीं है, एक बार चलाया था कौन, अमेरिका, किस पर, जापान पर, हिरोशिमा नागासाकी। और जहां जो कुछ भी हुआ वो सब देखने के बाद दोबारा किसी की हिम्मत नहीं हुई चलाने की, केवल सब धमकी देते हैं, चला देंगे चला देंगे चला देंगे, चलाता कोई नहीं। एटम बम बना के रख सकते हैं, हमेशा काम देगा, एक बार खर्च कर दिए फुर्सत हो गई, डरा डरा के शांति बनाए रखेंगे, ठीक है प्यारे। और दूसरा तरीका यह है
कि यूरेनियम न्यूट्रॉन को इतना स्लो कर दिया जाए कि यदि इसको तोड़ नहीं पा रहा है तो ये इसको एब्जॉर्ब भी न करने पाए, और न्यूट्रॉन जब भी कभी तो मिल जाएगा मेरा डॉट डॉट, और फिर जहां मिल जाएगा वहां इसको हिट करके फ्यूजन कर देगा, नए न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएंगे, वो आगे कार्यक्रम चला देंगे, चेन रिएक्शन मिल जाएगा। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है कि स्लो डाउन करने से एब्जॉर्ब भी ना हो। देखो भैया, जैसे ढेला, ढेला जानते हो, ढेला जो खेत में होता है, ढेला, ढेला में कोई चीज खूब तेज से मारो, ढेलवा छितरा जाता है, स्कैटर हो जाता है। लेकिन वही थोड़ा स्पीड कम हो तो ढेला क्या होता है, ढेले में वो चीज जाके इम्बेडेड हो जाती है, ठीक है, धंस जाती है, मतलब एब्जॉर्ब कर लिया। ज्यादा स्पीड थी तो ढेला टूट गया, न्यूक्लियर फिजन, और थोड़ा कम स्पीड थी तो क्या हुआ, एब्जॉर्ब करके बैठ गया। लेकिन और स्लो कर दो तो ढेलवा टकरा के गिर जाएगा। समझ गए स्लो डाउन करने से? हाँ, ज्यादा तेज तोड़ दिया, थोड़ा स्पीड कम हुई अंदर धस गया, न बाहर निकला न लौटा, मतलब एब्जॉर्ब हो गया। और स्लो, अंदर धसा ही नहीं, बाहर गिर गया, बाहर गिर गया, बचा एब्जॉर्ब नहीं हुआ, कहीं तो मिल जाएगा, यूरेनियम 35 तोड़ देगा, चेन रिएक्शन कंटिन्यू होगी। इसका मतलब मॉडरेट करना जरूरी है। तो यहाँ हमारे ख्याल से इतना समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे किस पर, क्वेश्चन पर, किस पर चलते हैं। थोड़ा हम क्या करते हैं, इसको पहले छोटा कर देते हैं, जगह बहुत घेरे हैं भाई साहब। रुक जाओ यार, परेशान मत करो, रात हुई है, ठीक है, आप इधर चले आए, इसको भेज दे रहे हैं इधर। अब देखें, अभी यहां पर ये टारगेट है और ये क्यू है, क्यू और टारगेट। क्यू का मास है m1, वेलोसिटी है v1i, और यहां मास है m2 और वेलोसिटी है v2i, और जो कि जीरो है, जो कि जीरो है। और अभी पीछे फार्मूला निकाल चुके हैं, आफ्टर कोलिजन v1f क्या होगा, v1f क्या होगा, तो होगा आपका m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, और यहां होगा आपका v1i, ठीक है। और सेकंड वाले फाइनल जो होगा, सेकंड वाले का फाइनल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ m1 v1i अपान m1 प्लस m2। एक बार फिर चेक करके आ जाते हैं, v1f आया था m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2, और v1i जरा देखें, m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 v1i, यही लिखा गया है, ठीक है। और फिर v2f आया है 2m1 v1i अपान m1 प्लस m2, तो 2m1 v1i अपान m1 प्लस m2, ठीक है, ये लिखा गया है। अब जरा यहां ध्यान दें, हम क्या ध्यान दें, इलास्टिक कोलिजन होगा, कैसा कोलिजन होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा, तो मेरे प्यारे काइनेटिक एनर्जी रहेगी कंजर्व, क्या कंजर्व रहेगी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के 1i इज इक्वल टू हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी k1f प्लस k2f। देखो, स्टार्टिंग में जो Q था वही मूव कर रहा था, और दूसरा और रेस्ट में था, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो रही होगी, इसीलिए एक की ही इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखी जा रही है। अब फाइनल में दोनों मूव कर जाएंगे तो दोनों को लिखा गया, ठीक है। अब यहां हम क्या करते हैं,
दोनों साइड में K1I और K1I से मतलब इनिशियल टोटल एनर्जी से क्या करते हैं, दोनों साइड में हम डिवाइड कर देते हैं। यहां भी इक्वल लिख गए हैं। K2F में भी इनिशियल टोटल एनर्जी से डिवाइड कर दे रहे हैं। ये आपको 1 आ जाएगा, इसे हम F1 बोल देते हैं और इसे हम F2 बोल देते हैं। सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करता है कि ये फार्मूला कहां से आया। ये कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है मेरे प्यारे, फिर से आप ध्यान दें जरा, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है। कैसा कोलिजन है? इलास्टिक कोलिजन है, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी मेरे प्यारे, तो टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल में केवल एक ही चल रहा था, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इसी के बराबर थी, क्योंकि दूसरा रेस्ट में था। अब फाइनली दोनों चल गए होंगे, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी रही होगी, तो 1 की फाइनल और 2 की फाइनल यहां लिखा गया। अब हम टोटल इनिशियल से दोनों साइड डिवाइड कर दिए, तो ये कैंसिल हो गया। इसे हम बोल देंगे F1, मतलब 1 के में होने वाला फ्रैक्शनल चेंज, और ये हो जाएगा 2 में होने वाला फ्रैक्शनल चेंज, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको थोड़ा और इधर बढ़ाते हैं। अब हम F1 निकालते हैं कितना है। F1 हो जाएगा आपका, अभी अभी आपने कहा कि F1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका K1F अपान K1I। तो मेरे प्यारे F1 इज इक्वल टू हो जाएगा K1F, तो 1/2 M1 V1F का होल स्क्वायर अपान K1I हो जाएगा 1/2 M1 V1I का होल स्क्वायर। 1/2 से 1/2 M1 से M1 हो जाएगा कैंसिल। मेरे प्यारे यहां से आपका F1 इज इक्वल टू आ जाएगा, F1 इज इक्वल टू V1F कितना है यहां लिखा गया है आपका, वो है आपका M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू V1I, ये फार्मूला V1F का। इस टोटल का स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ पर V1I का भी स्क्वायर है। तो हमारे ख्याल से V1I का स्क्वायर और V1I का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या यहां से बचेगा M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर ही बचेगा। फिर से ध्यान दें, यहां इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला स्क्वायर बचा रहेगा, तो यहां लिखा गया है। और ये अब उधर जा नहीं रहा है, थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं। F1 आ गया है, अब हमको चाहिए F2। क्या चाहिए? F2 चाहिए। थोड़ा पेन बदल लेते हैं, तो यहां से आपका F2 इज इक्वल टू हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू 1 माइनस F1। F2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 माइनस F1। तो मेरे प्यारे F2 इज इक्वल टू 1 माइनस F1। F1 है आपका M1 माइनस M2 का होल स्क्वायर अपान M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, आगे सॉल्व कर रहे हैं, जरा ध्यान दें। ठीक है, तो मेरे प्यारे F2 इज इक्वल टू आ जाएगा, दिख रहा है ना भाई। ऐसे सॉल्व करेंगे तो दिखेगा नहीं, हम मिस्टर इंडिया थोड़े ना है, इसलिए ऐसे सॉल्व करना पड़ रहा है। तो देखो बेटा, यहां नीचे कुछ ना लिखा हो तो 1 समझ लो। एलसीएम हो गया यहाँ पे M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 से डिवाइड करेंगे तो यही बच जाएगा,
ये 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा आपका m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो वही रह जाएगा m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, ये आपका ओपन कर दो इसको, ये हो जाएगा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में माइनस लगा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, हाँ बहुत सही, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 और टोटल का अपान है m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका f2 इज इक्वल टू m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2, ब्रैकेट ओपन करो, हाँ माइनस m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर, माइनस माइनस, हाँ बहुत सही, प्लस 2m1 m2। पूरे का अपान है, पूरे का अपान m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर अभी जा रहा है, जाने दें। m1 स्क्वायर से m1 स्क्वायर गया, m2 स्क्वायर से m2 स्क्वायर गया, 2m1 m2 2m1 m2, ये आ गया आपका 4m1 m2 अपान m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये एक फार्मूला हो जाएगा ये, ठीक है प्यारे। एक फार्मूला यहाँ f1 इज इक्वल टू आ गया था, और वो फार्मूला ये है आपका, एक फार्मूला आपका ये आया है, राउंड ही किया गया है। अब जरा ध्यान दें, अक्सर होता क्या है, ठीक है। हम करना क्या चाहते हैं, कुछ नहीं। अब देखिए ये जो फार्मूला है, इसका साल भी हम आपके सामने रख लिए हैं, इसका साल। अब जरा देखें, यहां पर बच्चे बार बार ये क्वेश्चन करते हैं कि सर सर क्या क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा शो कर दें, तो यहां से पेन ले लें रेड और हाइड कर दें। हाँ जरा देखो, बच्चे कहते हैं सर ये F1 क्या है, ये F1 क्या है, ठीक है। तो F1 क्या है हम आपसे बात कर चुके हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की फाइनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी इनिशियल एनर्जी का रेशियो। F1 क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की फाइनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है F1, ठीक है। और F2 क्या है, F2 इसकी जगह पे लिखा गया है, इसकी जगह पे। तो F2 क्या है, सेकेंड ऑब्जेक्ट की फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन बच्चे ये करते हैं कि सर ये फार्मूला आया कहां से, F1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो हमने आपको ला के दिखा दिया यहाँ पे कि F1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं किया है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी फार्मूला लगाया है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फार्मूला लगाया है, 1 अपॉन 2 m1 कैंसिल हो गया है, और V1 या फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये था, इस वैल्यू को हमने केवल यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया है, और V1 स्क्वायर
V1I² ऊपर भी था, V1I² नीचे भी था, कैंसिल हो गया, तो ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये जवाब हो गया। कहां से आया? फिर दूसरा बच्चे पूछते हैं कि सर ये रिलेशन कहां से लिख उठता है? F2 बराबर 1 माइनस F1, क्या F2 बराबर 1 माइनस F1 रिजल्ट कहां से लिख उठता है? तो इसके बारे में हम यहां बताए हैं, ये रिजल्ट कहां से आ जाता है। तो इलास्टिक कोलिजन है, तो यहाँ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, अब फिर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से दोनों साइड डिवाइड कर दिए हैं, तो ये 1 हो गया है। इस रेशियो को F1 बोल दिया गया, इस रेशियो को F2 बोल दिया गया। यहाँ से F2 बराबर आ गया 1 माइनस F1, जो कि यहाँ लिखा गया है। इसको भी बच्चे पूछते हैं कहां से आया। अब फिर बच्चे ये पूछते हैं कि सर चले ठीक है, ये F2 बराबर 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर कैसे आ गया? तो देखिए हमने F1 की जो वैल्यू आई थी यहाँ पे, F1 की वैल्यू F1 की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया और सॉल्व करके हम F2 निकाल दिए हैं, तो वो आ गया है। ठीक है, हमारे ख्याल से इसको आप देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे मामला यहाँ क्या हुआ है। अब यहाँ कह रहे हैं ड्यूटेरियम जो है, क्या है? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम का मास जो होता है वो ट्वाइस होता है। क्या होता है? ट्वाइस होता है किसके? न्यूट्रॉन के मास का। किसके मास का? न्यूट्रॉन के मास का ट्वाइस होता है किसका मास? ड्यूटेरियम का। क्या है, परेशान कर रहे हैं भाई। हाँ, आप जरा देखें यहाँ पे, जो न्यूट्रॉन है, क्या है? जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का मास, किसका मास? न्यूट्रॉन का मास यदि m1 है, तो ड्यूटेरियम का मास m2 बराबर न्यूट्रॉन के मास का ट्वाइस होगा। क्या होगा? ट्वाइस होगा। ये आप यहां रख देंगे, कहां रख देंगे? F1 वाले फार्मूले में, तो F1 हो जाएगा आपका। अब आप यहां लिखेंगे m1, क्या लिखेंगे? m1, और यहां लिखेंगे आप m2 की जगह पे -2m1 अपान m1 प्लस 2m1, और टोटल का है स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर कर देंगे तो यहां से आएगा आपका -m1, और यहां से आएगा आपका 3m1, और इसका जब स्क्वायर करेंगे, टोटल का स्क्वायर कर दे, तो m1 से m1 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/9। इसीलिए F1 बराबर यहाँ पे 1/9 लिखा गया है। क्या लिखा गया? 1/9। और F2 ऐसे ही निकाल दे रहे हैं यहाँ पे, F2 इज इक्वल टू, F2 का फार्मूला आप देखिए जरा, यहाँ पे 4m1 m2 है, 4m1 m2 की जगह लिखना है 2m1 अपान m1 प्लस m2, मतलब m1 प्लस 2m1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा, यहां पे जरा देखें आप, 4 2 जा यहां लिख रहे हैं 8, ये हो जाएगा आपका m1 का स्क्वायर अपान 2m1 m1 3m1 का स्क्वायर 9m1 का स्क्वायर, m1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, 8/9 आ गया। F2 बराबर यहां देखिए लिखा है 8/9। क्या लिखा है? 8/9। तो हमारे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कहाँ क्या कैसे हुआ है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनका सॉल्व देखने के बाद भी प्रॉब्लम होता है। इस वीडियो को आप 1-2 बार चाहेंगे तो रिपीट करके देख लेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ एक्चुअली हुआ क्या है। अब हम चलते हैं अगले पेज पे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देते हैं। तो इन भाई साहब को तो अभी हम लोग सॉल्व करके आ ही गए हैं, तो आप जाइए, आपका काम हो गया है। अब हम बात करने जा रहे हैं हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन की बात हो चुकी है। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन की बात हो चुकी है। फार्मूला अप्लाई करने में मान लो कोई ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है और कोई ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है,
तो आप ये समझिए u1 तो u1 ही लिखा जाएगा, लेकिन u2 आपका माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आप डेराइव किए थे उसमें दोनों इधर ही जा रहे थे। अब जो फार्मूले में है उसका उल्टा चल रहा है तो माइनस लिया जाएगा। ठीक है, अब मान लो दोनों इधर चल रहे होते, जो भी फार्मूला डेराइव किए थे उसको अप्लाई कैसे करेंगे? कौन सा फार्मूला? भूल तो नहीं गए? भूल ही गए हैं, भूल ही गए भाई। आपके चेहरे की सिकन बता रही है आप भूल गए। जा बेटा, अभी देखिए एक ऑब्जेक्ट था m1 और u1 से जा रहा था, दूसरा ऑब्जेक्ट था m2 और u2 से जा रहा था। हमने बोला था m1 इज ग्रेटर ग्रेटर देन m2 और u1 इज ग्रेटर देन, ठीक है, ऐसा था। और तब रिजल्ट आया था हमारा कोलिजन के बाद की वेलोसिटी का, यहाँ m1 माइनस m2 था इंटू u1 अपान m1 प्लस m2 प्लस ट्वाइस ऑफ m2 u2 अपान m1 प्लस m2, ये था। और v2 इज इक्वल टू था आपका ट्वाइस ऑफ m1 u1 अपान m1 प्लस m2 और प्लस m2 माइनस m1 अपान m1 प्लस m2 इंटू u2। अब आपके मन में सर ये आ रहा होगा बेटा कि सर इतना बड़ा बड़ा फार्मूला याद कैसे कर लेते हैं, इतना बड़ा बड़ा फार्मूला याद कैसे? सीक्वेंस यार, लॉजिक। सब में नीचे m1 प्लस m2 है, कर जब v2 है तो u2 के साथ बड़ा टर्म है, v1 है तो v1 के साथ बड़ा टर्म है। जब u1 के साथ बड़ा टर्म लिखा जा रहा है तो m1 माइनस m2, और जब u2 के साथ बड़ा टर्म लिखा जा रहा है तो m2 माइनस m1, u2 है तो m2 माइनस m1, u1 है तो m1 माइनस m2। अब यहाँ ट्वाइस वाला टर्म किसके साथ है? v1 था तो u2 के साथ था, v2 है तो u1 के साथ था, ऐसे ही याद करते हैं। अब मान लो आपको फार्मूला लगाना हो, ये यही फार्मूला लगाना हो, लेकिन एक ऑब्जेक्ट इधर चल रहा हो और एक ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है, तो देखिए भाई जिसकी वेलोसिटी इसके सेम है तो u1 को प्लस u1 रखेंगे इसी फार्मूले में, लेकिन u2 के अपोजिट है u2 यहाँ का, तो जहां u2 लिखा है उसकी जगह हम लिखेंगे माइनस u2। क्या लिखेंगे? माइनस u2। हो गया, आई बात समझ में? ठीक है, तो जैसे जो फार्मूला आप डेराइव किए हैं, फिजिक्स के फार्मूले तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपको याद होगा डेरिवेशन कैसे हुआ। इस फार्मूले में जो u1 u2 है दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, कोलिजन के बाद भी मामला एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, लेकिन यदि दोनों अपोजिट चल रहे हैं तो जिसकी डायरेक्शन इन्वर्ट हुई है उसकी जगह पे माइनस लिख दिया जाएगा। जैसे अभी इसकी डायरेक्शन इन्वर्ट हुई थी तो माइनस u2 लिख दिया गया था, इसकी इन्वर्ट हुई होती तो माइनस u1 लिख दिया जाता है। और आंसर में भी क्या था? v1 और v2 एक ही तरफ चल रहे थे। मान लो सॉल्व करने पे v1 नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ऐसे न जाके ऐसे चलेगा वो, और यदि v1 पॉजिटिव आ गया जैसे चल रहा था वैसे चलेगा। यही हाल होगा किसके साथ? यही हाल होगा, हाँ बहुत सही। यदि v2 निगेटिव आ गया उल्टा चलने लगा है, वो पॉजिटिव है जैसे चल रहा था वैसे चलता है। यही बात समझ में? कोलिजन के पहले दोनों एक ही डायरेक्शन चल रहे थे, कोलिजन के बाद दोनों एक ही डायरेक्शन चल रहे हैं, जिसकी डायरेक्शन उल्टी होगी उसकी वैल्यू माइनस के साथ रखेंगे। यदि साल में v1 या v2 में कोई निगेटिव आ गया तो ऐसे न चलने के बजाय वो ऐसे चल रहे हैं, और पॉजिटिव आ गया तो डेरिवेशन में जैसे चल रहे थे वैसे ही चलेंगे, बस। ठीक है, तो हमारे ख्याल से इतना तो समझ गए होंगे आप। अब हम बात करने जा रहे हैं इलास्टिक साइड ऑन कोलिजन की, इलास्टिक साइड ऑन कोलिजन की। तो देखिए प्यारे, एक ऑब्जेक्ट है m1 उसका मास है, और ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा था, किस स्पीड से जा रहा था? u1 से, हम लोग कंफर्टेबल रहते हैं वही लेते हैं, u1 से। और दूसरा ऑब्जेक्ट, अब इसका रूट ये था, ये
दूसरा ऑब्जेक्ट रास्ते में था, उसका मास m2 था और वो रेस्ट में था। तो ये दोनों टकराएंगे, तो टकराने के बाद क्या होगा, बड़ा वाला ऐसे भाग जाएगा और बड़ा वाला ऐसा लग नहीं रहा है वो सही में बड़ा है, थोड़ा अंतर कर दे रहे हैं, लगने लगे बड़ा है, और छोटा वाला ऐसे भाग जाएगा। ठीक है, अब देखो पहले ये चल रहे थे ऐसे u1 वेलोसिटी से, किस वेलोसिटी से, u1, और u1 को आप u1 आई कैप भी कह सकते हैं। अब कोलिजन के बाद m1 चल रहा है v1 से, किससे, v1 से, और m2 चल रहा है किससे, v2 से। ठीक, तो यहां एंगल मान लो θ1 है और यहां एंगल मान लो θ2। ठीक है प्यारे, अब यहां पे देखें इलास्टिक कोलिजन है, कैसा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है। तो इलास्टिक कोलिजन है तो लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। m1 u1 और दूसरा वाला रेस्ट में था इनिशियली, उसकी कोई बात ही नहीं है, बराबर हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। ये क्वेश्चन मिल गया आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, लीनियर मोमेंटम से। और एक इक्वेशन हो जाएगा आपका कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, कौन सी काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, या हम लिख ही दे रहे हैं डायरेक्ट वैल्यू। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 1/2 m1 u1 स्क्वायर, क्योंकि यही वाला चल रहा था। अब कोलिजन के बाद दोनों चलने लगे हैं तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी आ गई है। ठीक है प्यारे, दोनों की काइनेटिक एनर्जी 1/2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, कैंसिल हो जाएगा। क्या आ गया, m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2। ठीक है, ये हो गया। ठीक प्यारे, ये आपका हो गया इलास्टिक साइड ऑन कोलिजन के दो रिलेशंस हो गए। और अभी तुरंत लगे हाथ एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर देते हैं इसका, जरा देखें, सेलेक्ट टच करना था आपको, क्वेश्चन पढ़ना है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिए यहां एक डायग्राम भी है, इस डायग्राम को भी बड़ा कर दे रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन आपका है कंसीडर द कोलिजन डिपिक्टेड इन फिगर 5.10, फिगर आपके सामने दिख ही रहा है, बिटवीन टू बिलियर्ड बॉल विद इक्वल मासेस, मतलब यहाँ m1 बराबर m2 है, तो हम m1 बराबर m2 है तो हम इसको मान लेंगे, क्या मान लेंगे, m1 बराबर m2 बराबर m। आगे देखेंगे, द फर्स्ट बॉल इज कॉल्ड द क्यू while the second ball is called the target. The billiard player wants to sink the target ball in a corner pocket which is at an angle 37 डिग्री। तो जो θ2 है उसको 37 डिग्री दिया गया है। Assume that the collision is, परेशान मत करो यार, collision is elastic and that friction and rotational motion are not important. Obtain θ1, you have to obtain θ1
थीटा टू 37 डिग्री दिया गया है, ये बात आपको ध्यान देना है बस। फिर आगे बढ़ जाना है। तो भैया आप चलिए किनारे बैठिए, आप भी छोटे हो जाइए। थीटा वन ऊपर है, थीटा टू नीचे है, सब कुछ वही है। चलिए आप भी आराम करिए, आप ऊपर चलिए, आराम करिए, जगह चाहिए हमको नीचे। बड़ी बात होती है आजकल टेक्नोलॉजी के साथ भी, बात ला लेते हैं हम लोग। कहीं आप लोग ये तो नहीं समझ रहे हैं माइंड से डिस्टर्ब हो गए हैं? देखे भाई, अब ये जो न्यूमेरिकल है, थीटा टू दिया गया है 37 डिग्री, थीटा वन इज इक्वल टू व्हाट, ये पता करना है। क्या करना है? ये पता करना है। तो मेरे प्यारे जरा ध्यान दें पहले आप। पहले तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि m1 बराबर है m2 के, हमने मान लिया m क्या है, ये हो गया m u1 इज इक्वल टू m v1 और प्लस m v2, m से डिवाइड कर दिए दोनों साइड में। अब सेल्फ प्रोडक्ट कर दे रहे हैं, u1 डॉट u1 ये हो जाएगा v1 प्लस v2 और डॉट v1 प्लस v2, इसे सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि जब v1 डॉट v2 आएगा तो दोनों के बीच का एंगल आ जाएगा थीटा वन प्लस थीटा टू, और जिसमें हमको थीटा टू पता है, थीटा वन निकल आएगा। तो जब तक v1 डॉट v2 नहीं आता है तब तक cos थीटा वन प्लस cos थीटा टू, मतलब ये टर्म नहीं आएगा, cos थीटा वन प्लस थीटा टू, ये टर्म नहीं आएगा तो हम थीटा टू की वैल्यू रख के थीटा वन निकाल कैसे पाएंगे? तो इसलिए यहाँ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। आपके मन में आता है कि सर आप तो जान जाते हैं, हम कैसे जानेंगे? कुछ नहीं, आप भी जान जाएंगे। ठीक है, चल बेटा ऊपर चल। ये हो जाएगा आपका u1 का स्क्वायर v1 डॉट v1, तो v1 का स्क्वायर हो जाएगा v1 डॉट v2, v1 डॉट v2, फिर प्लस v2 डॉट v1 और v2 डॉट v2, ये v2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने कहीं ये पढ़ रखा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो मेरे प्यारे, ये ए डॉट बी, ये बी डॉट ए, इसका मतलब ये दोनों सेम चीजें हैं, तो ट्वाइस आप हो जाएगा ये v1 डॉट v2, क्योंकि ए डॉट बी बराबर है बी डॉट ए, इसका मतलब दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर हो गए तो ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस हो गया। अब आप थोड़ा लौट चलें, इसको लिख सकते हैं 2v1v2 और cos थीटा वन प्लस थीटा टू। अब क्यों लिख दिए थीटा वन प्लस थीटा टू? क्योंकि मेरे प्यारे v1 और v2 के बीच का जो एंगल है वो थीटा वन प्लस थीटा टू है। a डॉट b बराबर ए बी cos थीटा होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यहाँ पर थीटा वन प्लस थीटा टू इज द एंगल बिटवीन वेक्टर v1 एंड वेक्टर v2। ये वैल्यू मेरे प्यारे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। अब इनकी भी व्यवस्था कर देते हैं। यहाँ आप लिख रहे हैं m1 बराबर m2 बराबर m, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी वाले कंजर्वेशन में लिख दें, ये हो जाएगा m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू m v1 स्क्वायर और प्लस m v2 स्क्वायर। m1 m2 दोनों जगह m लिख दिया गया, तो m से m सारे कैंसिल हो गए, तो u1 स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपका v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। इसका मतलब जहां u1 स्क्वायर लिखा है वहां आप लिख सकते हैं v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। अब पहले से ही लिखा है v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए। एक प्रकार से ट्वाइस ऑफ v1 v2 कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू, थीटा वन प्लस थीटा टू, ये सब कट के क्या हो गया, जीरो आ गया। अब किन्हीं भी दो चीजों का प्रोडक्ट, किन्हीं भी दो चीजों का प्रोडक्ट या
कई सारी चीजों का प्रोडक्ट जीरो तभी होता है जब कम से कम एक जीरो हो। तो बेटा जरा देखो, ये तो जीरो होंगे नहीं, ये सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है कि इसी को जीरो होना चाहिए। ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर जीरो। अब ऐसा तभी होता है जब ये जो एंगल है कास का 90 हो, इसका मतलब थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 है, और थीटा 1 की वैल्यू निकालनी है और थीटा 2 है 37। आपका थीटा 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 90 माइनस 37, दैट इज 53 डिग्री, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है प्यारे, एक बार हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे जो है इसको हम इतना छोटा कर देते हैं कि आपको सब एक में दिख जाए। अब जरा ध्यान दें, यहाँ पे ये साइड ऑन कोलिजन हुआ था, एक इधर भागा एक इधर भागा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉलो करेगा, कर दिया। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉलो कर दिया। पहला वाला क्या बोला जाता है, पहले वाले को क्यू बोलते हैं और दूसरे वाले को बोलते हैं टारगेट। कहाँ गए भाई साहब, टारगेट। यहाँ क्यू मोशन में है और टारगेट रेस्ट में है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन था आपका इस न्यूमेरिकल में, m1 m2 आइडेंटिकल था, तो m1 m2 की जगह पे m रख दिया हमने, ये इक्वेशन मिला। यहाँ भी m रख दिया तो हमको ये इक्वेशन मिला, वेक्टर u1 इज इक्वल टू वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2। और फिर आप सेल्फ डॉट प्रोडक्ट किए, आगे आप करते चले आए, आप समझ गए होंगे। हम किनारे हो लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जूम करिए, एक बार भी ना समझ में आए 2-3 बार समझिए। कौन सी क्लास है कि आपका सब छूट गया, आप दोबारा कोई बताने वाला नहीं है। ठीक है, और यहाँ क्या है, यहाँ एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, To simulate car accidents, auto manufacturers study the collisions of moving cars with mounted springs of different spring constants. Consider a typical simulation with a car of mass 1000 kg moving with a speed 18 km per hour on a smooth road and colliding with a horizontally mounted spring of spring constant. This what is the maximum compression of the spring? तो मेरे प्यारे देखें, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर स्प्रिंग माउंटेड रहती है, स्प्रिंग के आगे कोई सपोर्ट लगा होता है, और यहाँ कोई गाड़ी जो है फुल स्पीड से आके टकराती है, उस समय उसकी वेलोसिटी v होती है और काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2mv²। और टकराने के बाद स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू करती है, और स्प्रिंग जब कंप्रेस होना शुरू करती है तो मेरे प्यारे आप अच्छे से जानते हैं कि स्प्रिंग नाराज हो जाती है, कंप्रेस नहीं होना चाहती है। जब वो कंप्रेस होती है स्प्रिंग, तो ये जो आपकी व्हीकल है, कार है, ये जो है इसकी स्पीड कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग एक फोर्स जनरेट करती है, और जो कि स्प्रिंग के लेंथ में होने वाले चेंज के अपोजिट डायरेक्शन में होता है वो फोर्स। एफ सी एफ इज इक्वल टू हो जाता है माइनस के एक्स हो जाता है। मतलब जैसे कंप्रेस हो रही है तो ये इधर लगेगा, एक्सपैंड हो रही है तो इधर लगेगा। तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे एक्स बढ़ता जाएगा, और एक्स बढ़ता जाएगा तो अपोज भी बढ़ता जाएगा, तो वेलोसिटी कम होती जाएगी, और तब तक स्प्रिंग कंप्रेस होती रहेगी जब तक कार रुक न जाए। कार रुक जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब टोटल एनर्जी बदल गई है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। मेरे प्यारे ध्यान दें, एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, जैसे कंपनियां जब कार बनाती हैं तो कार बनाते समय पहले वो डिसाइड कर लेती हैं कि कितने इंपैक्ट को ये कार सह सकती है, कितने इंपैक्ट को ये कार सह सकती है। कंपनियां ये क्या करती हैं, पहले से तय कर लेती हैं, अपने कंपनी में एक्सीडेंट करा करा के ये सब देख लेती हैं कंपनियां। अब ऐसा थोड़े ना है कि रोड पे उतारने के बाद देखेंगे एक्सीडेंट हुआ, अच्छा 4 लोग मर गए, अच्छा गाड़ी इतना गड़बड़ हुई, अगली बार ठीक बनाएंगे, नहीं।
ये सब लोग प्रैक्टिकल कर लेंगे लैब में ही भाई। तो लैब में ही ऐसा एक प्रैक्टिकल हो रहा है। यहाँ मामला फ्रिक्शनलेस है। अभी ऐसा मामला है फ्रिक्शनलेस है। इसका मतलब कि कार की जो काइनेटिक एनर्जी है, स्प्रिंग जब कंप्रेस होगी तो स्प्रिंग के लेंथ में चेंज बढ़ता जाएगा, तो लेंथ में चेंज बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी और स्प्रिंग अपने लेंथ में होने वाले चेंज का अपोज करेगी, एक अपोजिट फोर्स लगा के मोशन के। अब वो फोर्स क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी कम करता जाएगा। इसका मतलब कार जैसे से आगे बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी और कार तब तक आगे बढ़ेगी जब तक काइनेटिक एनर्जी पूरी पूरी पोटेंशियल एनर्जी में न बदल गई हो। तो मेरे प्यारे तब जो है ये हो जाएगा 1/2 kx² इज इक्वल टू 1/2 mv²। 1/2 कैंसिल हो जाएगा, x² इज इक्वल टू हो जाएगा m/k इंटू वी, या x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका √mv/k। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका वैल्यू दी गई है, मास दिया गया है कितना 1000 kg और k की वैल्यू दी गई है कितनी 5.25 इंटू 10³ न्यूटन पर मीटर और स्पीड दी गई है v इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर, और जिसको आप चाहेंगे तो कन्वर्ट कर लेंगे 18 इंटू हो जाएगा आपका 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा यहाँ से आपका 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास वेलोसिटी भी है, मास भी है और के भी है, वैल्यू रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा, आंसर जो भी आएगा मीटर में आएगा। ठीक है, आप सॉल्व कर लेंगे क्योंकि आप भी बोर हो रहे होंगे, हम भी सोच रहे हैं कि कम से कम ये तो कह सके कि हाँ आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाया गया है, एकदम सेम क्वेश्चन को आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, बस ज्यादा देर आपका टाइम नहीं लेंगे, एकदम नजदीक है। ठीक, सेम क्वेश्चन फिर आगे आ रहा है। ठीक है, और आप जरा देखो आपका मास, क्या मास आपका नहीं कार का कार का जो मास है वो है 1000 kg। पुराने क्वेश्चन से कह रहा है ले लो, लिखा है कंसीडर एग्जाम्पल 5.8 टेकिंग, एग्जाम्पल 9 की बात कर रहा है और एग्जाम्पल 5.8 की ओर आपको भेज रहा है। तो वहां से मास ले लीजिए, वहां से के ले लीजिए 5.25 इंटू 10³ क्या है 3 है -3 है 3 है न्यूटन पर मीटर, और फिर क्या कह रहा है स्पीड, स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, जो कि हो गया था आपका 5 मीटर पर सेकंड, कन्वर्ट कर लिए थे हम लोग। ये डाटा कह रहा है वहीं से ले लो। अब कह रहा है फ्रिक्शन है, अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस समय है आपका 0.5, 0.5। ठीक है, तो इसको हम छोटा कर देते हैं। आपसे वही फिर से मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, मैक्सिमम कंप्रेशन। आप चाहे उबे चाहे न उबे, हमें कोई नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि हमें सनक है कि जो कहे हैं उसे कुछ तो पूरा कर दें। अब यहाँ ये साल्व है, इस साल्व को ही हम बड़ा कर दे रहे हैं क्योंकि इन्हीं के डायग्राम को हम यूज कर लेना चाहते हैं। इन्हीं के डायग्राम को हम क्या करना चाहते हैं, यूज कर लेना चाहते हैं। बेटा ध्यान दें, आपको दिख ही रहा है एक ट्रॉली है जिसका वेट mg डाउनवर्ड काम कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड वर्क कर रहा है। ये आपका
क्या हो रहा है, ये कंप्रेस हो रहा है। क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। कंप्रेस होने का मतलब ये है कि ट्रॉली की वेलोसिटी इधर है, तो फ्रिक्शन फोर्स पक्का इधर होगा, दिख ही रहा है फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअली होता है एफ के इज इक्वल टू होगा म्यू के एन, और यहाँ एन बराबर किसके है, एम जी के है, इसीलिए एन की जगह पे क्या लिख दिया गया है, एम जी। तो आपका म्यू एम जी हो गया है। म्यू के जगह म्यू यूज कर रहे हैं, तो आप फार्मूला देख ही रहे हैं, यहाँ पे म्यू एम जी लिखा है। और अभी जो फोर्स है, जैसे स्प्रिंग के लेंथ में चेंज हो रहा है ये, तो फोर्स आपका इसके लेंथ के अकॉर्डिंग जो है अपोजिट डायरेक्शन में होगा कंजर्वेटिव फोर्स, और वो माइनस के एक्स लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, माइनस के एक्स लिखा जाएगा। यदि इसको यक्स कह रहे हैं तो माइनस के एक्स होगा वो। ठीक है, हमारे ख्याल से इतना आप समझ ही रहे होंगे, इतना तो आप कब का समझ रहे हैं। अब आपको इक्वेशन निकालना है भैया, हो कुछ नया नहीं करना है, ध्यान दें आप जो है एक फार्मूला पढ़ के आए हैं, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज इक्वल टू, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज इक्वल टू डब्ल्यू एन सी एफ, डब्ल्यू एन सी एफ। ठीक है, डेल्टा यू क्या हो जाएगा आपका, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और डेल्टा के क्या हो जाएगा आपका, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू एन सी एफ। डब्ल्यू एन सी एफ हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, के एक्स, ये फोर्स हो गया, इंटू एक्स, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, इंटू कास 180, ये एंगल हो गया। ठीक है, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, इसलिए यहां आप कहेंगे सर यहां तो माइनस के एक्स लिखा था, तो मेरे प्यारे आप ऐसा ना कह पाए तो थोड़ी व्यवस्था कर देते हैं। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे एफ एन सी एफ, एफ एन सी एफ, वैसे गलत लिख भी दिए थे, और डॉट एक्स, डॉट एक्स। ठीक है, क्योंकि इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये तो इसमें यूज हो गया है, यहाँ एनसीएफ ही तो है, गलत लिख गए थे, अच्छा हुआ मिटाना पड़ा। आगे ध्यान दें, क्योंकि माइंड पे प्रेशर होता है तो कुछ भी होता है। तो जल्दी जाने की है, एक डेरिवेशन और छोटा सा बचा हुआ है, बस इसके बाद वो भी फाइनल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल में ये कंप्रेस हो चुका होगा, तो लेंथ में चेंज हो चुकी होगी यहाँ पे, तो 1/2 के एक्सियम स्क्वायर हो जाएगा ये, और इनिशियल में 1/2 के स्प्रिंग के लेंथ में चेंज नहीं हुई थी इनिशियल में, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्योंकि कार रुक जानी है, रुक जानी है तो जीरो हो जाएगी वेलोसिटी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 एम वी स्क्वायर, जो उसकी स्पीड रही होगी शुरू में, और एन सी एफ आपका हो जाएगा म्यू एम जी इंटू एक्स इंटू कॉस 180, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, तो एंगल 180 का होगा ऐसा। 1/2, पहली बात तो ये खत्म हो गया, जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, और 2 से क्या करो, डिवाइड कर दो, है मल्टीप्लाई कर दो, के एक्सियम स्क्वायर, और यहां से बचा आपका माइनस एम वी स्क्वायर, और इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ म्यू एम जी यक्स कास 180 की वैल्यू माइनस। ठीक है, और ये इधर चला आएगा, जा यार परेशान मत कर, के एक्सियम स्क्वायर माइनस, ये माइनस है इधर आएगा प्लस हो जाएगा,
ट्वाइस ऑफ म्यू mg x, इधर आके हो जाएगा माइनस mv स्क्वायर लिखा ही है बराबर 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ये इस फॉर्म का इक्वेशन आ गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x इज इक्वल टू होता है आपका माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, श्रीधराचार्य बोलते हैं। ये लगा के यहाँ आंसर निकाल लेंगे, सारी वैल्यू यहाँ गिवन है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं, वही टाइम बचा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक पावर से रिलेटेड फर्क दिख रहा है, थक गए हैं यार। पावर से रिलेटेड यहाँ दिख रहा है, चले देखते हैं। एन एलिवेटर कैन कैरी ए मैक्सिमम लोड ऑफ 1800 kg। एलिवेटर पर पैसेंजर इज मूविंग अप विद ए कांस्टेंट स्पीड। एक कोई एलिवेटर है, क्या है, कोई एलिवेटर है, ऊपर की ओर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से। एक प्रकार से वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है तो यम इंटू ए भी 0 है, और यम इंटू ए 0 है तो यफ एक्सटर्नल का जो नेट है वो 0 है। ठीक है, अब यहां क्या कह रहा है, द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 400 न्यूटन। अब फ्रिक्शन फोर्स तो वेलोसिटी का अपोजिट ही होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो 4000 न्यूटन के है, 100 पड़ गए थे। और डिटरमाइन द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द एलिवेटर इन वाट्स एज वेल एज इन हार्स पावर। हार्स पावर, तो देखो भाई, ऊपर की ओर जो फोर्स लगेगा वो फ्रिक्शन फोर्स को तो बैलेंस करेगा ही, और प्लस mg को भी बैलेंस करेगा। इसका मतलब ऊपर की ओर जो फोर्स लगेगा उसे होना चाहिए एफ के और प्लस mg होना चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स को क्या होना चाहिए, एफ के प्लस mg होना चाहिए, जिससे ये फोर्स इस फोर्स को कैंसिल कर दे, और दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। और दो चीजों का प्रोडक्ट तभी 0 होता है जब कोई एक कम से कम 0 हो, तो यहाँ m तो 0 है नहीं तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। इसका मतलब इतना फोर्स होना चाहिए। ठीक है, अभी भाई साहब पावर पूछ रहे हैं, तो इतना फोर्स हमको क्या करना पड़ेगा, ये अप्लाई करना पड़ेगा, तभी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो मेरे प्यारे जरा ध्यान दें, पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, और W इज इक्वल टू होता है एफ डॉट डी बाई टी, और ये हो जाएगा एफ डॉट वी। यहाँ एफ है, कितना है, एफ के तो दिया गया है 4000, और एम जी में यम कितना है, यम है 1800, और जी है 10, और डॉट वी, वी कितना है, V2 है, और एंगल कितना बन रहा है 0, क्योंकि फोर्स भी उसी तरफ है, वेलोसिटी भी उसी तरफ है। तो यहां से हो जाएगा आपका ये 18,000 हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 22,000 इंटू 2, काश 0 वैल्यू 1 हो जाएगी, ये आ जाएगा आपका 44,000 वाट। एक आंसर हो गया। आंसर हार्स पावर में कह रहा है, बेटा पावर इज इक्वल टू आया है आपका 44,000 वाट। अब आप जानते हैं 746 वाट बराबर होता है एचपी के, हार्स पावर के। तो 1 वाट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/746 हार्स पावर। तो यहां हो जाएगा आपका 40,000 अपॉन
746 वाट की जगह आप लिख सकते हैं 1/746 हार्स पावर। इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा आपका। सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं, वही टाइम बचा रहे हैं। देखिए आप मामला समझ गए होंगे, एलिवेटर ऊपर जा रहा होगा, ऊपर जा रहा है, पहली बात तो फ्रिक्शन झेल रहा है, वो किसको झेल रहा है, फ्रिक्शन झेल रहा है। ऊपर जा रहा है तो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, तो mg को भी झेल रहा है। और नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब जितना नीचे उतने ऊपर होना चाहिए। तो अप्लाइड फोर्स क्या हो गया, ये हो गया अप्लाइड फोर्स ही अप्लाइड पावर होगा। अब क्यों इतना होना था, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट तभी होगी जब नेट फोर्स 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। तो ऐसा हुआ और सॉल्व कर दिए। आप इसको आगे देख लेंगे। एक छोटा सा टॉपिक और बच रहा है भाई साहब, अब इनको हम नहीं सॉल्व कराएंगे, आप जाइए, फिर लॉग टेबल वाला मामला रह गया। यार ध्यान दें, अब हम इनइलास्टिक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। एक ऑब्जेक्ट है m1, एक ऑब्जेक्ट है m2, यहाँ u2 बराबर है 0 और u1 से मूव कर रहा है। ये बिफोर कोलिजन का मामला है। और जब दोनों कोलाइड करेंगे तो कोलाइड करके दोनों साथ चलेंगे, तब वेलोसिटी दोनों की एक ही हो जाएगी v1, लेकिन मास दोनों का जुड़ जाएगा, वो m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। दो ऑब्जेक्ट जब कोलाइड करें, कोलाइड होने के बाद दोनों एक होके चलें, इसे हम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। अब आपसे बात हुई थी कि इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, केवल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो यही बात हम प्रूफ करने जा रहे हैं। इसी के बाद थैंक्स बोलेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट मान लेंगे। ठीक है प्यारे, तो जरा देखें, m1 u1 प्लस m2 u2, u2 बराबर यहाँ 0 है, बराबर हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू v1। u1 को कह सकते हैं आप u1 आई कैप, और v1 को आप कह सकते हैं v1 आई कैप। ठीक है, अब ये हो गया आपका m1 u1 आई कैप, m2 u2 तो 0 ही है, m1 प्लस m2 ये हो गया v1 आई कैप। आई कैप से आई कैप कैंसिल हो गया, यहां से v1 इज इक्वल टू आ गया आपका m1 u1 अपान m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। अब हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपान इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालने जा रहे हैं। तो 1/2 फाइनल में कंबाइन होके चल रहे हैं, m1 प्लस m2 का क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 होल स्क्वायर कर m1 प्लस m2 और v1 का स्क्वायर हो जाएगा। वैसे v1 कहने की जरूरत नहीं थी, कह चुके हैं, चलने दें। और अपान हो जाएगा 1/2 और m1 और u1 का स्क्वायर। ये इनिशियल मामला था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, क्योंकि इनिशियल में केवल एक ही चल रहा था तो एक ही काइनेटिक एनर्जी रही होगी। फाइनल में दोनों मिलके चल रहे हैं तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी लिखी गई, 1/2 से 1/2 गया यहाँ पे। ठीक है, के एफ अपान के आई बराबर, ये हो गया आपका m1 प्लस m2 अपान m1 u1 स्क्वायर। v1 की वैल्यू लिख दो, v1 स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका m1 प्लस m2 और m1 प्लस m2। स्क्वायर लिखने की जगह दो बार लिख दिए हैं। m1 स्क्वायर m से एक m1 कैंसिल हो जाएगा तो m1 बचेगा, u1 स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा मेरे प्यारे। तो फाइनल जो बच रहा है आपका, वो बच रहा है के एफ अपान के आई इज इक्वल टू, यहां से m1 बचा है, यहां से m1 प्लस m2 बचा है,
न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो रिजल्ट लेस देन 1 आ जाएगा। और यदि ये लेस देन 1 है, मान लो 0.5 है, तो इक्वल होने के कारण ये भी 0.5 है, तो ये लेस देन 1 है तो ये भी लेस देन 1 होगा। के एफ अपान के आई लेस देन 1 हो गया, तो के एफ लेस देन हो गया आपका के आई। इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी मेरे प्यारे, वो कम हो जाएगी, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हुई। इसको रिपीट करके एक दो बार देख लेंगे प्यारे। अब थोड़ा थक गए हैं, दिन भर स्कूल पढ़ाए हैं, पढ़ाए क्या, आज बोर्ड ड्यूटी थी, लेकिन फिर भी आपकी निगरानी करना कोई मामूली बात है क्या भैया हो। इतने कष्ट के बाद भी आपको थैंक्स कह दे रहे हैं मेरे प्यारे। थैंक्स, थैंक्स। अपना वही पुराना काम, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, बेल आइकन प्रेस करने के लिए मोटिवेट करना है टू योर फ्रेंड्स, टू योर रिलेटिव्स, एंड यू हैव टू शेयर दिस वीडियो टू नीडी पर्संस। थैंक्स प्यारे, वादा पूरा हुआ, मतलब कि पूरा तो नहीं हुआ लेकिन पूरा हुआ। थैंक्स।